अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट है। आपने ध्यान से समझ लेना है। और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन। मैं ना इस फोर्स एंड मोशन को एक ही फिजिक्स की ब्रांच में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैं स्टार्ट कहां से कर लूंगा? मैं स्टार्ट कर लूंगा मैकेनिक्स। किससे स्टार्ट कर लूंगा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे दो चीजों के बारे में। देखें, एक को मैं कहूंगा ना इफेक्ट ऑफ मोशन। क्या कहेंगे? दो काज के बारे में, दो चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक इफेक्ट ऑफ मोशन, मैकेनिक्स स्टडी है। किसकी स्टडी करना है? इफेक्ट ऑफ मोशन। और दूसरी बात काज ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन एंड काज ऑफ मोशन। अच्छा, इफेक्ट ऑफ मोशन क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ मोशन क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ मोशन क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ मोशन का मतलब ये होता है ना, मेरे पास ये एक बॉल है। इफेक्ट ऑफ मोशन देखिए, इफेक्ट ऑफ मोशन देखिए। इस पर किसी ने पीछे से किक लगा दी। तो एक बात बताएं, जब किक लगाई है तो ये यहां से यहां मूव करेगा कि नहीं? ये जो पीछे से जिसने मोशन कराया है इसी का नाम होता है काज ऑफ मोशन। आगे मोशन जिसने कराया है काज से कहते हैं। काज ने किस तरह का मोशन कराया है? तो याद रखें, यहां से बॉडी यहां आई है, कितनी दूर गई? इफेक्ट ऑफ मोशन। कितनी तेज गई यहां से यहां? इफेक्ट ऑफ मोशन। यहां से यहां जाने में कितनी तेज हुई या कितनी स्लो हुई? इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे जरा देखें, यही पॉइंट हम पढ़ेंगे ना। हाउ far the body travel. How far the body travel. How far the body travel. बॉडी कितनी दूर गई? अब अच्छा, इस कितनी दूर गई वाले को आगे हम जाकर पढ़ेंगे ना, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें पढ़ेंगे हम, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये भी तो हो सकता है ना, हाउ फास्ट। क्या बच्चे? हाउ फास्ट द बॉडी ट्रेवल। बॉडी यहां से यहां कितनी तेज गई? बॉडी यहां से यहां कितनी तेज गई? बॉडी यहां से यहां कितनी तेज गई? तो इसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे ना, या तो इसे स्पीड का नाम देंगे या तो इसे वेलोसिटी का नाम देंगे। अच्छा, एक और भी बात तो हो सकती है ना, एक और भी बात तो हो सकती है, हाउ द बॉडी इज स्पीडिंग अप और डाउन। बॉडी कितनी तेज हो रही है या बॉडी कितनी स्लो हो रही है, इसी को हम जाकर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो ये जितने जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, इसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ मोशन। और इफेक्ट ऑफ मोशन जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है ना, उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक्स। अच्छा, अब बात करते हैं काज ऑफ मोशन। ये तो इफेक्ट ऑफ मोशन था ना। काज ऑफ मोशन में क्या मतलब हाउ स्ट्रांगली और वीकली बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड। भाई समझें, यहां से बॉडी यहां गई तो पीछे से आपने कोई एजेंट अप्लाई किया था ना,
पीछे से पुल या पुश कर दिया था, फोर्स लगाया था, तो ये बॉडी इधर से इधर कितनी तेज गई, कितनी स्लो गई या कितनी तेज हुई, इस चीज को हम बिल्कुल यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, काज। काज मतलब क्या है, जिसने मोशन प्रोड्यूस किया था। अच्छा बताओ यहां पर हम डिस्कस क्या करेंगे, सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में तो इसे कहा जाता है काज ऑफ मोशन, और इस काज ऑफ मोशन को कहा जाता है डायनामिक्स। क्या कहा जाता है, डायनामिक्स। तो ये एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स हम पढ़ेंगे इन दो चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर। तो आपके पास काइनेमेटिक्स से मोशन क्लियर होगा और डायनेमिक्स से फोर्स क्लियर हो जाएगी, तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ध्यान से समझ लेना है। मैं पहले काइनेमेटिक्स स्टार्ट करता हूं, लेकिन एक बात आप इसमें लिखे ना, ये सिर्फ के सिर्फ मोशन किस बारे में है, मोशन के बारे में हम पढ़े तो उसे मैकेनिक्स कहते हैं, लेकिन मोशन याद रखना है मैक्रो बॉडी का। मैक्रो बॉडी जानते हो ना, मैक्रो बड़ी बॉडी दैट कैन बी सीन बाय आवर नेक्ड आईज, जो हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सके, ऐसे बॉडी को मैक्रो बॉडी कहते हैं, माइक्रो नहीं, मैक्रो बॉडी। अच्छा एक तो ये आ गई। दूसरी बात, ऐसे बॉडी का मोशन देखिए ना जिसमें स्पीड बहुत बहुत छोटा हो, स्पीड ऑफ लाइट से। इस चैप्टर में हम इन चीजों की स्पीड और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन स्पीड कितना हो, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम हो, याद रखिए। अब आते हैं हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। तो पहली बात करते हैं कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं ना, रेस्ट में आपको अगर बताऊं ना, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास यहां पर पड़ी हुई एक बॉडी है। कहां पर पड़ी हुई है, कहां पर पड़ी हुई है, कहां पर पड़ी हुई है, यहां पर पड़ी हुई है। यहां इसके साथ ये बच्चा बैठा हुआ है और बच्चे के साथ ये बॉडी पड़ी हुई है, ये बॉडी जिसे मैं बी कहूं, ये बॉडी पड़ी हुई जिसे मैं क्या कहूं, जिसे मैं क्या कहूं। देखो ये मेरे पास कोई बंदा बैठा हुआ है और ये मेरे पास एक बॉडी पड़ी हुई है। यहां से यहां सीधा डिस्टेंस को इसका पोजीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोजीशन। यहां से लेकर बॉडी तक इसको, इस बॉडी का पोजीशन कहा जाता है, इसको इस बॉडी का पोजीशन कहा जाता है। समझ आ रही है। अच्छा अब रेस्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज रेस्ट। when the body does not change its position with respect to its observer, the body is said to be at rest। मैंने क्या कहा, when the body does not change its position, when the body does not change its position with respect to its observer, जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज न करे, जब बॉडी देखे ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास क्या है, when the body does not change its position with respect to observer, यहां पर बॉडी है, ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास बॉडी है और ये एक ब्लॉक है। मैंने जब देखा तो उनके बीच में इनका जो पोजीशन था वो 4 मीटर पोजीशन, मतलब 4 मीटर एक दूसरे से दूर थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो बॉडी का पोजीशन वहीं के वहीं है जो पहले था। फिर टाइम गुजर रहा, मैंने देखा बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे बॉडी को कहा जाता है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। तो मैंने कहा when the body does not change its position with respect to its observer, the body is said to be at rest। एक बात याद रखो, एक नई बात बताओ ना, आपको नोट करके लिखना है। बॉडी रेस्ट पे है तो इसका क्या मतलब है, बॉडी एट रेस्ट बॉडी एट रेस्ट मीन्स, भाई बॉडी एट रेस्ट है,
बॉडी रेस्ट पे है, इसका फिजिक्स में मतलब ये है ना, इसका फिजिक्स में मतलब ये है ना, बॉडी एट रेस्ट मीन, इसका फिजिक्स में मतलब ये होता है ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on the body is equal to 0। बॉडी रेस्ट पे मतलब ये नहीं कि जिस पर फोर्स न लगे, बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब इस पर फोर्स लग रही है, पर फोर्स को जमा करने से उसका जो फोर्स का जो इफेक्ट बनता है ना, जो असर बनता है ना, जो रिजल्टेंट आ जाता है ना, वो क्या होता है, 0। ऐसे बॉडी को कहा जाता है बॉडी एट रेस्ट। देखो एमसीक्यू भी बन सकता है, बॉडी एट रेस्ट मींस, ये भी ऑप्शन हो सकता है कोई फोर्स ना लगे, या फोर्स लगेगी उनका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 फोर्स लगे या 4 फोर्स लगे, वो देखें रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता। बॉडी एट रेस्ट, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक नई बात लिखता हूं, रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। अब आप कहेंगे सर जी ये रिलेटिव टर्म क्या होता है, मैंने कहा रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है ना, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। एक बॉडी को आप कंप्लीट ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप रेस्ट पे हैं या आप रेस्ट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर लाजमी है इसके लिए, ये कहने के लिए कि आप रेस्ट पे हैं या रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जर्वर का होना लाजमी है। अब मेरी बात समझो, मैं यहां खड़ा हूं, आप बताओ मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं, तो आप कभी नहीं बता सकते। क्यों? आप क्यों नहीं बता सकते? आप इसलिए नहीं बता सकते हैं कि मैं इस ट्राइपॉड की को ऑब्जर्वर अगर मान रहा हूं तो इसके लिए मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि ट्राइपॉड के लिहाज से मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सूरज के लिहाज से अभी भी मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि जमीन सूरज के आसपास घूमती है, तो बार बार पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं जब तक ऑब्जर्वर ना हो। आप कम ना ये कह सकते हैं कि आप रेस्ट पे है ना मोशन में है। अच्छा मेरी बात समझो, इसे कहा जाता है रिलेटिव टर्म। अच्छा दूसरा टर्म आपके पास आता है ना, दूसरा रेस्ट का जो उल्टा आएगा ना, वो क्या होगा, मोशन होगा। तो मोशन किसे कहते हैं? एफ अ बॉडी चेंज क्या करे, एफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, if a body change its position with respect to its observer। अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी इन मोशन। अब कैसे जरा देखें, मेरे पास एक दरख्त है। स्टार्ट में बच्चा यहां था, थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चा यहां आया, थोड़ी देर बाद फिर देखा तो बच्चा यहां आया। आप बताएं इसी दरख्त के लिहाज से बच्चे का पोजीशन चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? इससे बॉडी को कहा जाता है इन मोशन। बॉडी को क्या कहा जाता है? इन मोशन। अब मैं बात करूं ना, मैं एक बात और भी कह सकता हूं, देखो बॉडी एंड मोशन का मतलब क्या है? भाई आप एफएससी पढ़ रहे हैं, कोई 9 10 नहीं है। बॉडी एंड मोशन आप क्या समझते हैं? बॉडी मोशन में है तो इस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी बताओ? नेट फोर्स क्या होगी बताओ?
बॉडी मोशन में है तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों? दो कंडीशन याद रखो। जब बॉडी मोशन में है तो नेट फोर्स 0 हो भी सकता है। भाई बॉडी किस में है? मोशन में है, तो बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो भी सकता है। रिस्ट में क्या कहा था? रिस्ट में एक कंडीशन है, बस खत्म। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। बॉडी अगर मोशन में है, नेट फोर्स 0 भी हो सकता है, नेट फोर्स 0 नहीं भी हो सकता है। अब नेट फोर्स 0 कब होता है? तो मैं आपको बताऊं ना, जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म हो। जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0। जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब मोशन करते वक्त ना उसकी स्पीड तेज हो ना उसकी स्पीड स्लो हो। जिस स्पीड से जा रही है जिंदगी भर उसी स्पीड से उसी रास्ते चले, सीधे लाइन पे। ऐसे स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड कर रही है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड कर रही है, इसका मतलब होता है इस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 0 है। और नेट फोर्स 0 न होने का मतलब बॉडी जो मोशन कर रही है ना, वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। और आखिर में मैं एक पॉइंट आपको बताऊं, ना कि मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, मोशन इज रिलेटिव टर्म। मोशन इज रिलेटिव टर्म। अब आप कहेंगे सर फिर बात आपने रिपीट कर दी। अब मैंने कहा था रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, तो मोशन इज रिलेटिव टर्म। अब क्या है रिलेटिव टर्म का मतलब? मैंने आपको समझा दिया है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। एक बॉडी को आप मुकम्मल तौर पर कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पे है या ये बॉडी मोशन में है। मैं बताता हूं आपको, गाड़ी में जा रहे हैं आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर के सीट के साथ बैठे हुए हैं, ड्राइवर के सीट के साथ बैठे हुए हैं। तो ड्राइवर के सीट के साथ बैठे हुए ना, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बाहर एक बंदा है, एक बंदा बाहर से, मैं बाहर से देख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर कौन है? मैं देख रहा हूं ना। अच्छा मैं देख रहा हूं, मैं कहता हूं ये जो ड्राइवर के साथ ही बंदा बैठा हुआ है ना, ये रेस्ट पे है या नहीं है? तो इसका कोई आंसर नहीं है या नहीं है। ना कोई यस कर सकता है ना कोई नो कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पूछते हुए मैंने ऑब्जर्वर मेंशन नहीं किया है। अब सुने, अब मैंने अगर इसका क्वेश्चन किया है तो आपका आंसर क्या बनता है? ये रेस्ट भी हो सकता है, ये मोशन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के लिहाज से ये जो साथ बंदा बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, पर बाहर से मैं देख रहा हूं, मेरे लिहाज से बंदा किस में है? मोशन में है। तो ऑब्जर्वर का कहना, ऑब्जर्वर मेंशन करना लाजमी है, वरना आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। बंदा गाड़ी के अंदर सफर कर रहा है, तो इसके पास दो सिचुएशन है, वो रेस्ट में भी है और वो मोशन में भी है। क्यों? ड्राइवर के लिहाज से वो रेस्ट में है और बाहर के लोगों के लिहाज से वो किस में है? मोशन में होता है। समझ आ? बोल दूं, मेरा मतलब है बोलने का। अब इधर देखें, मैं आपसे पूछूं थोड़ा छोटे से टाइप्स ऑफ मोशन बताऊं। टाइप्स ऑफ मोशन के मैं छोटे छोटे आपको टाइप बताऊं। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है? सुने, मोशन along, पहली बात स्ट्रेट पाथ, मोशन along स्ट्रेट पाथ। ये मोशन along सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। इन दो पाते या मैं आपको बताऊं ना, zigzag पाथ। बॉडी का मोशन 3 रास्तों पे हो, स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ एंड जिगजैग पाथ। ऐसे बॉडी के मोशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। और एक स्टाइल की ये बात याद रखो, इन ट्रांसलेटरी मोशन, इन ट्रांसलेटरी मोशन, position of the body
position of the body always change. पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑलवेज चेंज. जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो इसका मतलब वो अपनी हालत को बदल रही है. जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है इसका मतलब वो अपनी हालत को क्या कर रही है, बदल रही है. तो याद रखना, जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो इसकी हालत बदल जाती है, इसका पोजीशन बदल जाता है. अच्छा, दूसरी बात ना, ये चाहे स्ट्रेट पाथ हो, चाहे सर्कुलर पाथ हो, या चाहे जिगजैग पाथ हो. जिगजैग पाथ आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रेट आ गई, ये सर्कुलर आ गई, जिगजैग क्या क्या मतलब है? ये देखो, ये आपके पास क्या है, जिगजैग आ रही है नहीं यार. स्ट्रेट पाथ ये आम एक मोशन होते हैं. आप चल रहे होते हैं, जहाज है, गाड़ियां हैं चल रही. सर्कुलर मोशन में आपने भी देखा होगा, ऐसे रास्ते पर जब मोशन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन. अब इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो, कौन सा मोशन है, सर्कल में है ना, सर्कुलर मोशन. मून का मोशन है अराउंड अर्थ. जमीन के आसपास चांद की मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन. सूरज के आसपास जमीन की मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन. ठीक है ना. अच्छा, जिगजैग मोशन देखो आप लोग, ये फुटबॉल प्लेयर्स देखो, फुटबॉल प्लेयर का मोशन क्या है, देखो उनका कोई फिक्स रास्ता नहीं है. कभी उधर गया, कभी आगे गया, कभी बॉल के पीछे इधर आया, कभी उधर गया. ऐसे रास्ते का नाम रखा है जिगजैग पाथ. और जिगजैग पाथ पर जब मोशन होता है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है. तो ये था आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन. अब मैं बात करता हूं ना, रोटेटरी मोशन. टू रोटेटरी मोशन. अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जरा देखो. रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है? व्हाट इज रोटेटरी मोशन? रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. यार देखें मैं आपको बताऊं ना, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, या रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. देखो ये मेरे पास एक व्हील जानते हो ना. मैं जब इसको ऐसे रोटेट करता हूं ना, तो बताओ ये एक फिक्स पॉइंट के आसपास रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन. याद रखो, रोटेटरी मोशन में पहली बात, द एक्सिस इज इन द बॉडी. अब क्योंकि सर एक बात आपने बताई नहीं है कि ये रोटेटरी मोशन है और इधर आपने सर्कुलर की बात की थी. सर्कुलर और रोटेटरी में क्या फर्क है? सर्कुलर ट्रांसलेटरी है और रोटेटरी खुद एक मोशन है. तो मैं आपको फर्क बता दूं, सर्कुलर मोशन में भी एक्सिस होती है, लेकिन सर्कुलर मोशन की एक्सिस बॉडी से बाहर होती है. बॉडी से बाहर. देखो ये बॉडी है कि नहीं है, ये फर्ज करें मेरे पास कोई बॉडी है, कोई यहाँ इधर, मैं इधर आपको समझाता हूँ. यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बच्चा नहीं है, ये बच्चे का मोशन अकेले में देखो तो, अकेले बच्चे का मोशन देखो तो ये सर्कुलर आएगा, क्योंकि एक्सिस उससे बाहर आ रही है. लेकिन मैं इस पूरे व्हील पहिए का मोशन देखूं तो देखो पहिए के अंदर आपके पास एक्सिस पास हुई कि नहीं हुई है. इसलिए मैं कहता हूं ये पहिए का मोशन रोटेटरी है, और ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ है ना, इसका मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन. क्यों ये बताओ क्यों? इसलिए ना कि ये सर्कुलर मोशन के लिए एक्सिस बाहर होते. देखो बॉडी इधर है और एक्सिस बाहर है. रोटेटरी मोशन के लिए एक्सिस बॉडी के अंदर होते हैं. तो ये पूरा पहिया है, व्हील है, इसके अंदर ही क्या आ रही है, एक्सिस आ रही है. द एक्सिस इज इन द बॉडी. और एक बात और याद रखना है, मैं ये कहूंगा ना, एक बात और याद रखें आप, मैं क्या कहूंगा, ड्यूरिंग रोटेटरी मोशन, ड्यूरिंग पोजीशन चेंज नहीं होगा, ड्यूरिंग रोटेटरी मोशन जब बॉडी क्या करती है, रोटेटरी मोशन करती है, ओरिएंटेशन ऑलवेज
चेंज। जब बॉडी रोटेटिंग मोशन करती है तो ओरिएंटेशन चेंज होती है, जब बॉडी ट्रांसलेटिंग मोशन करती है तो पोजीशन चेंज होता है। ये दो बातें याद रखना है। और लास्ट में हमारे पास जो टाइप आता है इसे कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? कुछ नहीं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट a fixed point, about a fixed point। देखें इनका डिटेल आगे जाकर इनका बड़ा डिटेल है। मैं फिलहाल आपको थोड़ा कुछ समझाने जा रहा हूँ, बाकी सारे आपको उसका आगे चैप्टर में उनका कंप्लीट डिटेल है, वहां इंशाल्लाह इसमें पीएचडी करेंगे। अब देखें, मैंने कहा है ना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बॉडी यहां से यहां जा रही, तो इस पोजीशन को कहते हैं ना मीन। इसे कहा जाता है एक्सट्रीम, इसे भी कहा जाता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम। अब बात याद रखो, यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? देखो, यहां से यहां और यहां से यहां, मीन से एक्सट्रीम के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आता है उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, एक वाइब्रेशन कब होती है? एक वाइब्रेशन, बॉडी यहां से यहां गई, उधर से इधर आई, इधर से इधर आया और इधर से वापस इसी जगह पे आई। देखिए, क्वेश्चन है मेरा, ये मेरे पास बॉडी, ये मेरे पास बॉडी है, यहां से यहां सीधा x नॉट और ये भी x नॉट, यहां से यहां एम्पलीट्यूड, यहां से यहां एम्पलीट्यूड है। तो मुझे एक बात बताओ, वन वाइब्रेशन बॉडी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस एक दफा इधर से उधर गया, एक दफा इधर से उधर गया, उधर से वापस इधर आया है, इधर से इधर आया, इधर से वापस इधर आया, कितनी हुई? कितनी हुई? 4x नॉट। 4 एक वाइब्रेशन में 4x नॉट। क्यों? इधर से उधर गया, एक x उधर से इधर आया, दूसरा x इधर से इधर आया, तीसरा x इधर से वापस इधर गया, चौथा x। अच्छा, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ना, तो आप लाजमी बताएंगे कि सर ये तो 0 होगी। क्यों जीरो होगी? क्यों जीरो होगी? नए क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करी। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ